हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द सोशियोलॉजिस्ट। मैं अब एक एमसीक्यू क्वेश्चन का एग्जॉस्टिव सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड हैं। हर एक क्वेश्चन से एक ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज आप इस सीरीज को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन 1 होवर्ड बेकर, एंथनी गिडेंस, C.W. मिल्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो आप सबको पता है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट सी राइट मिल्स ने दिया है। तो जैसे ही सी राइट मिल्स की बात आती है, तीन कॉन्सेप्ट आपके टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए। सबसे पहले सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, दूसरा पावर एलीट और तीसरा व्हाइट कॉलर वर्कर। C.W. मिल्स के अलावा ऑप्शंस को देखते हैं तो होवर्ड बेकर ने लेवलिंग थ्योरी ऑफ डेविएंस को दिया है। होवर्ड बेकर C.W. मिल्स के कंटेम्पोररी थे और इन्होंने लेवलिंग थ्योरी ऑफ डेविएंस को दिया है। एंथनी गिडेंस बात करते हैं स्ट्रक्चरेशन की और डबल हर्म्यूनेटिक्स का। अगर जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करते हैं तो इन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करते हैं तो ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं और इन्होंने सिग्निफिकेंट सिंबल इस तरीके की बात किया है, गेम स्टेज, प्ले स्टेज। ऑलराइट, तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज क्वाइंड बाय फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, सेकेंड ऑप्शन अगस्ट कॉम्ट, थर्ड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन सेंट सिमन। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझकर आंसर कर सकते हैं और इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे देखें और कोरिलेट करें कि क्या आपको सही आंसर मालूम था। तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को क्वाइन किया था। चार्ल्स डार्विन ने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा और थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात किया है। राइट, अगस्ट कॉम्ट ही हिमसेल्फ क्वाइन द टर्म सोशियोलॉजी। यस, वेरी ट्रू। हर्बर्ट स्पेंसर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी यूनिलिनियरली मूव करती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड होमोजेनस टू हेट्रोजेनस। इसके बाद सेंट सिमन coined the very famous term that has been extensively used by Marxists. Can you guess anyone? Saint Simon coined which term? Yes, he coined the term class. Okay, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So, next question is, it's very simple. Sacred and profane is the analytical tool for studying religion devised by whom? Option A, Durkheim. Second is Weber. Third is Karl Marx. Fourth is G.H. Mead. तो sacred और profane को एज ए एनालिटिकल टूल किसने डिवाइज किया है? जी हाँ, करेक्ट आंसर है none other than एमाइल दुर्खेम। ओके, अब मैक्स वेबर ने क्या किया है? मैक्स वेबर ने टर्म क्वाइन किया लाइक वर्सिटी एंड आइडियल टाइप। ओके, इसके बाद कार्ल मार्क्स हैज क्वाइन टर्म लाइक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, एलियनेशन। जॉन हर्बर्ट मीड इज लिंक्ड टू सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था और मुझे पता है आप सभी को आता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस इस क्वेश्चन से किस तरीके से रिलेटेड हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो दोस्तों आप एक एटीट्यूड डेवलप करें कि आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं तो आप सिर्फ उसके करेक्ट आंसर पे ही ना पहुंचे, बल्कि बाकी जो ऑप्शंस है उसका क्या रिलेवेंस है, उसका सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब चीजों पे भी ध्यान दें। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है वर्स्टीहेन एंड आइडियल टाइप आर मेथोडोलॉजिकल टूल फॉर।
Option 1 functionalist, option 2 Marxist, then interpretivist, and option 4 can be used by all. तो जी हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी ट्रैप होते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि both A and B, more than one is correct, all is correct, we get tempted to mark. बट ये बहुत सिंपल है। दैट वस्टीहन एंड आइडियल टाइप मेथोडोलॉजिकल टूल किसका है? ऑब्वियसली आपको पता है कि इट वाज डिवाइस्ड बाय नन अदर देन मैक्स वेबर। अंडरस्टैंड? सो मैक्स वेबर क्या थे? इंटरप्रेटिविस्ट थे। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज इंटरप्रेटिविस्ट। अब फंक्शनलिस्ट, जाहिर सी बात है, वो वस्टीहन एंड आइडियल टाइप क्यों यूज करेंगे, मार्क्सिस्ट क्यों यूज करेंगे? बिकॉज बोथ आर macro sociological perspective, and Verstehen and ideal type is used for micro sociological, to understand the attached meaning, the motive, causality. Understand? Now let's go to next question. So question number 5 क्या है कि simple to complex and homogeneous to heterogeneous are concept of option 1 Auguste Comte, Charles Darwin, then Herbert Spencer, Saint-Simon. You all know that who talk about simple to complex and homogeneous to heterogeneous, it is none other than Herbert Spencer. Of course, he was inspired from Charles Darwin, organic evolution. That Charles Darwin said that from microscopic to macroscopic organism develop, but he used same biological concept to study and explain sociology and said that society moved from simple to complex and homogeneous to heterogeneous, right? इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 say that the concept of commodity fetishism is associated with option 1 alienation, option B historical materialism, ऑप्शन सी क्लास स्ट्रगल, ऑप्शन डी सोशलिज्म। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कमोडिटी फेटिसिज्म, ऑफ कोर्स ये मार्क्सिज्म से जुड़ा हुआ है। सारे ऑप्शन भी कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कमोडिटी फेटिसिज्म इज गिविंग टू मच एम्फेसिस टू सम प्रोडक्ट दैट इज फाउंड बाय लेबर। फॉर एग्जाम्पल आईफोन को सम कुछ ऐसे ट्रीट करते हैं लोग जैसे ये कोई सुपर नेचुरल चीज हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल चाइना में कुछ बच्चों ने अपनी किडनी बेच दी आईफोन खरीदने के लिए। इसको कहते हैं कमोडिटी फेटिसिज्म, रीइफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Understand? Certain brand, people always flaunt their brand, and they show that what I am, what I wear, or what I am, what I consume. That is commodity fetishism, right? So it is essentially part of which concept of Karl Marx? Alienation. Okay, so alienation is what? Estrangement, separation from. Karl Marx has talked about 4 types of alienation, you all know very well, right? What is historical materialism? Materialistic conception of history. What is class struggle? Struggle between two antagonistic classes, bourgeoisie and proletariat. What is socialism? Giving priority to society rather than individual. Socialism, right? So here is a concept that socialism is a type of communism or communism is a type of socialism. Means, see, this is a bigger circle and this is a smaller circle. So this one is socialism or this one is socialism or this one is communism or this one is communism. Essentially the bigger one is socialism, okay? And the smaller one is communism. So essentially communism is a type of socialism in which private property is abolished, means of production are on in common. Okay, done. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Labeling theory of deviance is given by option A Aaron Sikorill, William F. White, option 3 Emile Durkheim, option 4 Howard Becker.
आप सभी को पता है कि लेवलिंग थ्योरी ऑफ डिवियंस is given by none other than Howard Baker, who was contemporary of whom I just explained, right? The man who gives sociological imagination. Who is that man who gives sociological imagination? Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. How can you forget so easily? Yes, C.W. Mills, very true. So what Aaron Correll did, he studied deviance among children in America. William Forsythe White or William F. White each credited for studying street corner society, right? A slum in America which was inhabited by Italian immigrant people. Okay, it was a great ethnographic study in sociology. Ethnography came from anthropology, right? Emile Durkheim. For Emile Durkheim, say deviance is normal. For him, deviance is functional as long as it is limited in scale. When deviance become more, it becomes pathological. Why? Because Emile Durkheim is functionalist. Anything that is contributing to social solidarity is what? Functional. Anything that fail to contribute to social solidarity, that become पैथोलॉजिकल. यहां पे भी ध्यान रखना कि ये बायोलॉजी से इंस्पायर्ड टर्मिनोलॉजीज है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. फॉलोइंग पर्सपेक्टिव क्लेम टू फॉलो साइंटिफिक मेथड. सो द ऑप्शन 1 इज मार्क्सिज्म, ऑप्शन 2 इज फंक्शनलिज्म, ऑप्शन 3 इज इंटरप्रेटिविज्म, and option 4 is both first and second. See, the both perspective, Marxism as well as functionalism, claim that it is scientific. Marxism also claim that our methodology, that is historical materialism, is essentially scientific. And functionalists definitely claim that we use rules, method, procedures, tool and technique of natural sciences. How functionalists replace the laboratory study, right? Functionalist devise an alternative for laboratory study, that is tell me, comparative method, multivariate analysis. Understand? So clear that both perspective, Marxism and functionalism, claim that they follow or they are scientific method of investigation users. Okay, now come to question number 9. Question number 9 is terminologies. Gemeinschaft and Gesellschaft was described by option A Durkheim, option 2 Tony, option 3 Oscar Lewis and option 4 E.B. Tyler. So you know the terminology Gemeinschaft and Gesellschaft is essentially coined or described by Ferdinand Tönnies, right? Ferdinand Tönnies, in his generation, he was contemporary to Max Weber, but only sociologist in Germany who came from rural background. Understand? That's why he was able to understand what are the difference between the rural community and the urban community, right? Or community or association. He called Gemeinschaft community, Gesellschaft association. Understand? Definitely Gemeinschaft and Gesellschaft was described by Tönnies. But what Emile Durkheim describes, what did Emile Durkheim describe? He talks about two types of solidarity, mechanical and organic solidarity. What Oscar Lewis talks about? He talks about culture of poverty. Right? E.B. Tyler. E.B. Tyler is one who described society into savage, barbarian and civilized. So this man is essentially credited
for very ethnocentric analysis of tribes. You all know now what is ethnocentrism, right? This is the 9th question. Let's move to the 10th question. In 10th question, I have inculcated the story or concept of ethnocentrism. That ethnocentrism was conceptualized by. So, option 1 is Franz Boas. Option 2 is William Graham Sumner. Option 3 is Edward Said. And option 4 is Ruth Benedict. See, this question is very important. Okay, because not only here you understand ethnocentrism, you understand the entire story in this question number 10. So first come to the answer. The ethnocentrism was conceptualized by W.G. Sumner in book Folkways. Okay, so what is ethnocentrism? Ethnocentrism is judging someone's society by our own standard. For example, in last question, E.B. Tyler said that society can be classified into savage, barbarian, and civilized. Its analysis based on, say, the Eurocentric understanding of what human societies are. तो जब आप किसी दूसरे को कहते हो कि ये लोग कल्चर्ड नहीं है, ये लोग इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, ये लोग इस तरीके का खाना खाते हैं, इनका धर्म ऐसा है, इनकी सोसाइटी इस तरीके से है, ये वुमेन को ऐसे ट्रीट करते हैं, तो इसको इथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है. ओके, इथनोसेंट्रिज्म को इसेंशियली कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया था? W.G. Sumner. Okay, but ethnocentric explanation has been used for long. Okay, has been used for long. So ethnocentrism का से काउंटर क्या होता है? कल्चरल रिलेटिविज्म. In cultural relativism, you compare two culture based on their merits, or you say that okay, in that culture these things happens, in our culture these things happens, but you do not judge. You do not say that मेरा culture इससे superior है और उसका culture मेरे से inferior है. Okay, यहाँ पे एक और चीज है कि जो फ्रेंच बोआस है उसने इथनोसेंट्रिज्म को बुरी तरीके से काउंटर किया था. ओके, फ्रेंच बोआस, बल्कि यू नो बोआसियन, देयर वर ग्रुप ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसमें ये रूथ बेनेडिक्ट का भी नाम आता है. इन सब ने बाद में काउंटर किया कि देखो, इथनोसेंट्रिक बायसेस इज वेरी बैड थिंग. यू मस्ट नॉट एनालाइज एनी सोसाइटी कीपिंग सेंट्रलिटी टू योरसेल्फ. ओके, यहां पे एडवर्ड साइड को मैंने जानबूझकर ऑप्शन दिया था क्योंकि इन्होंने एक और टर्म को क्वाइन किया है, दैट इज कॉल्ड, एडवर्ड साइड क्वाइंड अ टर्म. व्हाट इज दैट? ओरिएंटलिज्म. अब आप ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट से क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करें. ओके, और अगर आपको ओरिएंटलिज्म, ऑक्सीडेंटलिज्म आपको नहीं पता है तो मैं नीचे आपको समझाऊंगा या किसी दूसरे क्वेश्चन में डाल दूंगा. बट याद रखना कि एडवर्ड साइड ने कॉन्सेप्ट दिया था ओरिएंटलिज्म. सो इन 10 क्वेश्चन में आई डू बिलीव कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो गए होंगे. मेरा पर्पस ये इस तरीके के वीडियो बनाने का कि आप खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप ऑफ टंग पे हो जाए, ताकि आप CUET या JRF के एग्जाम में अपीयर हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करे. याद रहे स्टूडेंट्स कि धीरे धीरे कटअप बहुत हाई होता जा रहा है, और अगर हाई कटअप को बीट करना है तो चीज़ें आपके टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए. वो तब होगा जब आपका रिपीटेड रिवीजन होगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगा? एक तो खुद पढ़ के, दूसरा मुझसे पढ़ के. तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें. आप अपने फ्रेंड सोशियोलॉजिस्ट को भी रिकमेंड कर सकते हैं. मैं इसी तरीके के अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वाले
MCQ लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। थैंक यू सो